फ्रेंड्स वेलकम बैक। फ्रेंड्स केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसी के बारे में डिस्कस करना है। अभी देखो स्टूडेंट, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? इसे हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसी के अंदर हम इंफॉर्मेशन लेने वाले स्टूडेंट एटीपी प्रोडक्शन की, उसकी टाइम हमें पता चलता है NADPH2 भी वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, जो इम्पोर्टेंट एनर्जेटिक पार्टिकल्स है। उसके बाद स्टूडेंट हमें और एक बात याद रखना है, यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और जो कॉम्प्लेक्स है वाटर स्प्लिटिंग, H2O स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद एंजाइम भी प्रेजेंट है स्टूडेंट यहाँ पर, जो एंजाइम है NADP रिडक्टेज, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद हमें इंटीग्रल प्रोटीन दिखता है जिसे F0 कहा जाता है, और उसके बाद कुछ एटीपेज के फॉर्म में वर्क करने वाले F1 भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इस पॉइंट के अंदर मिलने वाली है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखते हैं तो हमें पता चलता है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डिपेंड करता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर, और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो हमें स्ट्रक्चर निकालना है थाइलेकोइड का। जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर निकाला है वो है थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर। इसी थाइलेकोइड के स्ट्रक्चर के अंदर हमें दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। एक है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। देन स्टूडेंट हमें अनदर एक मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है जिसे हम कहेंगे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी दोनों मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज द इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते स्टूडेंट, इसी स्पेस के बाद हमें यहाँ पर दो फेज दिखाई देते हैं जिसे हम PS सेकंड और एक को कहते हैं हम PS फर्स्ट। इसी तरह से दो फोटो सिस्टम दिखाई देते हैं। अभी एक आपको समझ में आ चुका होगा, अगर यहाँ पर दो फोटो सिस्टम है तो स्टूडेंट यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। जब इन्हीं फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही स्टूडेंट वो हो रही है फेज सेकंड से फेज फर्स्ट की तरफ, और फेज सेकंड से फेज फर्स्ट की तरफ जाने वाली जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, उसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, और जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की हेल्प से एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है वो फ्रॉम फेज सेकंड टू फेज फर्स्ट होती है, ठीक है। इसी तरह से अभी देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है स्टूडेंट, तो उसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है सीधातर एक एंजाइम की तरफ, और जो एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे नाइट्रोजन रिडक्टेज के नाम से जानते हैं, सॉरी NADPH यानी कि NADP रिडक्टेज के नाम से हम उसे जानते हैं, NADP रिडक्टेज, ठीक है, इसी नाम से जानते हैं इस एंजाइम को। उसके बाद और एक बात हमें यहाँ पर पता चलती है, जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रही है इस तरफ, उसी टाइम जो स्ट्रोमा रीजन है, यहाँ पे जो रीजन हमने यहाँ पर निकाला है वो स्ट्रोमा का भी रीजन है, यानी कि जो स्ट्रक्चर थाइलेकोइड का प्रेजेंट है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। तो ए रीजन कौन सा हो गया? ए हो गया स्ट्रोमा रीजन। अभी इसी स्ट्रोमा रीजन के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है स्टूडेंट, और जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन यहाँ पर हमने निकाले वाले हैं। जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता है तो उसी टाइम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट होती है फेज सेकंड से फर्स्ट की तरफ, तो उस टाइम प्रोटॉन सीधातर अंदर आते हैं थाइलेकोइड के अंदर, और जब थाइलेकोइड के अंदर आते हैं तो इस एरिया को हम ल्यूमेन कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं इस एरिया को? ल्यूमेन, यानी कि ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन आते हैं। प्रोटॉन यहाँ पर आने के बाद जो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा बढ़ता है स्टूडेंट। तो उसी टाइम यहाँ पर देखो और एक कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, उस कॉम्प्लेक्स को हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का वर्क है यहाँ पर प्रेजेंट रहने वाले वाटर मॉलिक्यूल को लाइसिस करना, यानी कि ब्रेक डाउन करना। जो H2O यहाँ पर प्रेजेंट है उसे ब्रेक डाउन करना होता है। जब H2O ब्रेक डाउन होता है तो हमें 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं स्टूडेंट। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है
उसी प्रोडक्ट को हम एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं। उसके बाद हमें H2 यानी कि 2H प्रोटॉन भी हमें वहाँ दिखाई देते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो नेसेंट फॉर्म में दिखाई देता है। इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। जो एनर्जी आ रही है प्रोटॉन के साथ, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिख रही है वो सीधा चलेगी फोटो सिस्टम सेकंड की तरफ, और जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर आने के बाद कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा यहाँ पर प्रोटॉन का, यानी कि जो प्रोटॉनिक कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा ल्यूमेन एरिया के अंदर। उसके बाद हमें और एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन दिखाई देता है जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और जो इंटीग्रल प्रोटीन है उसे हम लेबल करते हैं स्टूडेंट, तो ये प्रोटीन है F0 प्रोटीन, दैट इज द F0, जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभी देखो इतना होने के बाद जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटॉन का फ्रॉम ल्यूमेन टू द स्ट्रोमा, मीन्स ल्यूमेन से स्ट्रोमा तक ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट F1 प्रेजेंट है, जो F1 वर्क करता है ATPase लाइक, मीन्स F1 जिसे हम ATPase के नाम से जानते हैं। अभी ATPase का मीनिंग क्या होता है? ATPase यानी कि एंजाइम स्टूडेंट, जो एंजाइम लाइक वर्क करता है और वो ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट कर कर ATP के अंदर कन्वर्ट करता है। तो उसके बाद जो प्रोटॉनिक एनर्जी आ रही है वो प्रोटॉन सीधा तर यहाँ से स्ट्रोमा के अंदर आ रही है, और जो प्रोटॉन स्ट्रोमा के अंदर आते हैं स्टूडेंट, तो इसी प्रोटॉन को लेकर जो एनर्जी यहाँ पर आए वाली है उसी एनर्जी का यूज़ होकर जो ADP प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर, उसी ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करने के बाद सीधातर यहाँ पर हमें ATP मिलने वाला है। यानी कि ATPase का जो वर्क है वो प्रोटॉनिक एनर्जी यूज़ कर कर ATP प्रोड्यूस करता है। अभी यहाँ पर देखो जो NADP रिडक्टेज है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आ रही है वो सीधा चलती है NADP रिडक्टेज की तरफ, और NADP रिडक्टेज जो NADP को कन्वर्ट करता है NADPH2 के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें एक बात याद रखना है स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन यहाँ पर फॉर्म हो चुका है वो सीधा स्ट्रोमा के अंदर आता है सिंपल डिफ्यूजन के साथ, और स्ट्रोमा के अंदर आने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है। उसके बाद देखो जो प्रोटॉन यहाँ पर है वो प्रोटॉन सीधा चलते हैं इस तरफ, और वो NADPH2 को फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर NADPH2 फॉर्म होता है। अभी हमें पता चलता है स्टूडेंट कि जो प्रोटॉनिक एनर्जी है उसी का यूटिलाइजेशन होकर ATP प्रोड्यूस हो चुका है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यूज कर कर यहाँ पर NADPH2 फॉर्म हो चुका है। यानी कि इस पॉइंट के अंदर हम याद रखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कुछ पॉइंट है। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं, इसी थेसिस को और इसी थेरी को 1961 के अंदर डॉक्टर पीटर माइचेल इन्होंने दिया था। डॉक्टर पीटर माइचेल्स को 1978 के अंदर नोबेल प्राइज़ से अवार्ड किया था। ठीक है, जो नोबेल प्राइज़ था वो केमिस्ट्री से रिलेटेड था स्टूडेंट। उसके बाद हम याद रखेंगे इसी स्ट्रक्चर के अंदर हमें जो NADPH2 मिलता है वो NADPH2 आउटर एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमें और एक बात याद रखना है, जो फोटोलाइसिस हो रहा है स्टूडेंट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का H2O का, वो हो रहा है इनर एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो O2 प्रोडक्शन ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है ल्यूमेन के अंदर, और जो ATP प्रोड्यूस हो रहा है वो ATP प्रोड्यूस हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, उसी के लिए हेल्प करते हैं एंजाइम दैट इज़ द ATPase, और इसी ATPase को प्रोटॉनिक एनर्जी मिलती है, वो मिलती है F0 की तरफ से, जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, इंटीग्रल
प्रोटीन कहते हैं। तो चलो ये कुछ हो चुका है कीमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में, इतना हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी स्टूडेंट, यानी कि दोनों फेजेस वहाँ पर प्रेजेंट है, जो फेज सेकंड है फेज फर्स्ट है। तो